प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं राकेश कुमार शर्मा एंड यू आर मोस्ट वेलकम इन टूडेज टॉपिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इससे जो पिछले वाला टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो था करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, करंट तो हमने पढ़ लिया, लेकिन करंट का एक हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है। कोई भी तार होता है, वायर होता है, हमने कहा था करंट कब फ्लो करेगा किसी वायर के अंदर से। करंट तब फ्लो करता है जब सर्किट कंप्लीट होता है। अगर सर्किट आपका इनकम्प्लीट है तो करंट कभी भी फ्लो नहीं करेगा। आपको करंट कब लगेगा, आपने इलेक्ट्रिक वायर को पकड़ रखा है तो इधर दूसरी साइड में कुछ ऐसी चीज़ के साथ में अब टच हो जिसके अंदर से करंट फ्लो कर सकता है तो आपको करंट लगेगा। अगर आपने इलेक्ट्रिक वायर को पकड़ रखा है, दूसरी ऐसी चीज़ के टच में नहीं हो जिससे आप लोग करंट लग सकता है तो आपको करंट नहीं लगेगा। ठीक है, सर्किट कंप्लीट होना जरूरी होता है। तो देखिए, आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे जूल्स लॉ। देखिए ये टॉपिक है छोटा सा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे ज़्यादा किसके ऊपर बनता है क्वेश्चन? इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर बनता है, बल्ब कॉम्बिनेशन के ऊपर बनता है। क्वेश्चन ये बनता है, दो बल्ब, एक 100 वाट का, एक 200 वाट का, दोनों बल्ब को हमने सीरीज में जोड़ कर दिया। सीरीज में जोड़ दिया तो किसके अंदर से लाइट ज़्यादा होगी, किसके अंदर से प्रकाश ज़्यादा, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में डिस्कस करेंगे, बल्ब कॉम्बिनेशन क्या होता है पैरेलल में, सीरीज में, और रेटेड पावर कितनी होती है, यूनिट कंजम्पशंस पढ़ेंगे। जो घरों में बिजली आती है 10 यूनिट, 20 यूनिट, 40, 50 यूनिट, आपको आज हिसाब करना बताएंगे। ठीक है, आपके जो घरों में बिजली आती है आप लोग हिसाब लगा सकते हो कि मेरे घर में अगर इतनी यूनिट का कंजम्पशन हुआ तो यूनिट बनती कैसे, कितना आपका बिल बनेगा, कितना बिल देना चाहिए, कितना ज़्यादा, सब कुछ सारे अप्लायंसेस से आप लोग हिसाब लगा सकते हो अपना। ठीक है, तो हिसाब करना भी आपको बताएंगे, केमिकल इफेक्ट भी आपको बताएंगे। ठीक है, करंट का केमिकल इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, फैराडे लॉ के बारे में भी पढ़ेंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है पेपर में कि फैराडे कांस्टेंट क्या होता है, तो फैराडे कांस्टेंट भी बच्चों पढ़ेंगे आज। और पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, किसके बारे में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्वेश्चन, एक जूल कांस्टेंट होता है। आपने पढ़ा होगा कि 1 जूल बराबर में 4.2 कैलोरी। पढ़ा है, 1 जूल में कितने होते हैं? 4.2 कैलोरी। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 जूल। ये जूल होता है, इसको हम जूल कांस्टेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जूल साहब ने अपने को कंसेप्ट दिया था और जूल साहब ने कंसेप्ट दिया, इसलिए हमने इसको जूल कांस्टेंट का नाम रख दिया। अब जो वर्क डन होता है, मैंने आपको बताया था सेकंड वाले चैप्टर में, क्या जो अपने पास वर्क डन होता है, वर्क डन किसको बोलते हैं? एनर्जी को बोलते हैं। और एनर्जी किसके बराबर होती है? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में चार्ज। किसके बराबर होती है? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू। तो वर्क डन ये हो गया मेरे पास। क्या हो गया वर्क डन? ये मैं कहता था ये करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, तो Q/T के बराबर करंट हो गया। T को इधर मल्टीप्लाई में ले जाऊंगा तो Q की वैल्यू I इंटू में T के बराबर होगी। तो Q की वैल्यू को यहाँ पर टेक दो, Q इजिकल टू में I इंटू में T। अब हमने ओम साहब का लॉ पढ़ा है। ओम साहब क्या कहते हैं? V इजिकल टू में IR होता है। क्या कहते हैं ओम साहब? V इजिकल टू में IR होता है। V इजिकल टू में IR होता है तो V की वैल्यू को यहाँ पर रख दो, I² RT। क्या हो जाएगा? I² RT हो जाएगा। या फिर मैं करूँगा जी, V इजिकल टू में IR होता है तो यहाँ से I की वैल्यू भी तो निकाल सकता हूँ। I इजिकल टू में क्या हो जाएगा? V/R। तो I इजिकल टू V/R है तो I की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दूँगा। यहाँ पर पुट करूँगा तो एक रिलेशन बन जाएगा V²/T। मैं आपको सिर्फ एक ही रिलेशन बना के आगे बढ़ सकता था, लेकिन मैं आपको एक ही रिलेशन बता के आगे क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि देखिए, आपको एग्जाम में ये भी दे सकता है, ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में ये दे सकता है, सी में दे सकता है, डी दे देगा जी ऑल ऑफ दिस। तो हम क्या करते हैं, मैं आपको यही बता के आगे बढ़ देता तो आप लोग ये देख के टिक कर देते, बी और सी भी अपना सही होता है, तो ऑल ऑफ दीज आंसर आप लोग सही नहीं करते। तो मैंने सारे एक्सप्रेशन से लिख देता हूँ जो पॉसिबल होते हैं। ठीक है, मैं सारे में क्या करता हूँ, जितने भी चैप्टर मैंने पढ़ाऊंगा आपने देखो, जितने भी पॉसिबल फॉर्मूले बन सकते हैं, जितने भी फॉर्मूले एक्सप्रेस हो सकते हैं, जितने भी पॉसिबल एक्सप्रेशंस बन सकते हैं, मैं सारे यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप लोग एग्जाम में जाके कन्फ्यूज नहीं हो, आपको जाकर के ये नहीं लगे कि मैंने फर्स्ट टाइम ये रिलेशन देखा है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम आपने नहीं देखा होगा अगर यहाँ पर आपने फिजिक्स मेरी क्लास पढ़ी होगी तो। ठीक है, अदर टीचर की मैं नहीं कहता हूँ, अगर आपने मेरी क्लास में फिजिक्स पढ़ी है तो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन अजीब नहीं लगेगा, कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अजीब नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए, मैं अगर वर्क डन को जूल से डिवाइड कर देता हूँ तो हीट एनर्जी बनती है। क्या बनती है? हीट एनर्जी। और मैं फिजिक्स में हीट एनर्जी को कैलोरी में मेजर करता हूँ। किसमें? कैलोरी में। वो 4.2 जूल है, जूल की जगह 4.2 कैलोरी होता है, तो यहाँ पर 4.2 वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर किस में आएगा? कैलोरी में आएगा। तो मैंने वर्क डन को इससे डिवाइड कर दिया जूल से, तो जो रिलेशन निकल के आएगा हीट एनर्जी, तो हीट एनर्जी को किस में यूज करूँगा मैं? कैलोरी। वर्क डन को कैलोरी डिवाइड हो गया अपने पास सेम वैल्यू, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा अपने पास। क्या आ जाएगा? एक्सप्रेशन। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है, जब हम
कोई भी करंट किसी भी वायर के अंदर से प्रोवाइड कराते हैं, किसी भी सर्किट के अंदर से करंट प्रोवाइड कराएंगे, तो जो हीट एनर्जी रिलीज होगी दैट हीट एनर्जी विल बी इक्विवेलेंट टू W/J, और J की वैल्यू क्या होती है 4.2 कैलोरी के बराबर होती है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा रिलेशन हो गया इसका अपना, ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का ये रिलेशन हो गया, ये इसका बेस था जो मैंने बताया ऊपर। ठीक है, आपको बुक के अंदर क्या होगा, डायरेक्ट यही लिखा मिलेगा। ठीक है, ये हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जी कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, तो आज हम लोगों ने यहाँ से डिस्कस कर लिया, यहाँ से ये रिलेशन बन के आया। ठीक है, अब बात करते हैं जी पावर क्या होती है। हमने मैकेनिक्स में पढ़ा था पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की दर। रेट ऑफ डूइंग वर्क, जहाँ भी रेट वर्ड आ गया मतलब टाइम से डिवाइड करेंगे, तो काम करने की दर को हम शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। पावर रेट ऑफ डूइंग होता है। वर्क डन तो हमने यहाँ पर पढ़ा है जी, ये होता है, ये सारे एक्सप्रेशन है, ये सारे एक्सप्रेशन वर्क डन के ही तो हैं, यहाँ से जाइए, और ये सारे एक्सप्रेशन वर्क डन के। अगर मैं इन एक्सप्रेशन को टाइम से डिवाइड कर दूँ तो पावर बन जाएगी। इसको टाइम से डिवाइड करूँगा ये, इसको टाइम से डिवाइड करूँगा ये, इसको टाइम से डिवाइड करूँगा ये, तो सारे टर्म्स को किससे डिवाइड कर देता हूँ मैं, टाइम से डिवाइड कर देता हूँ। तो टाइम से डिवाइड करूँगा तो कौन से एक्सप्रेशन बन जाएंगे, ये इट इज़ द पावर, इलेक्ट्रिक पावर। क्या होगी, इलेक्ट्रिक पावर। चलिए ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर ये होगी। अब इलेक्ट्रिक पावर को अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो एनर्जी आती है, टाइम से मल्टीप्लाई करते हूँ, हीट एनर्जी ये तो आती थी, ये भाई, तो मैंने टाइम से, तो हीट एनर्जी का एक्सप्रेशन तो ये हो गया, हीट एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या हो गया। पावर को नापने की इकाई जो क्या होती है, वाट होती है। पावर को नापते हैं वाट में। अगर मैं इसको टाइम से और मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ से और यहाँ से, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई, वर्क डन आ जाएगा, अगेन अपने पास वर्क डन आ जाएगा, VIT क्या आ जाएगा, VIT। तो वर्क डन क्या आ गया मेरे पास, VIT आ गया। तो किस में नापूंगा वर्क डन को मैं, किस में नापूंगा, ये P था वाट में, और टाइम को मैं घंटे में लूँगा, याद रखना, टाइम को ना सेकंड में लूँगा ना मिनट में। मोस्टली हम MKS सिस्टम की बात करते हैं, मैंने आपको बताया था टाइम को सेकंड में लेंगे, लेकिन टाइम को यहाँ पर किस में लेंगे, घंटे में। तो क्या हो गया, वाट आवर। अगर 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो किलो वाट आवर। द यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इज किलो वाट आवर। इसकी हीट एनर्जी की यूनिट को हम लोग किलो वाट आवर कहते हैं, और इसी किलो वाट आवर को हम लोग यूनिट बोलते हैं जो घरों में यूज करते हैं। तो आपको समझ में आ गया, ये जो यूनिट है अपने पास क्या है, जो घरों में इलेक्ट्रिक एनर्जी, आपने मीटर देखा होगा, मीटर की रीडिंग देती है अपने को 5 यूनिट, 10 यूनिट, 100 यूनिट, 150 यूनिट घरों में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। ये यूनिट होती क्या है, किलो वाट आवर ही होती है। किलो वाट आवर कैसे बनी, पावर होती है। पावर को मैंने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, टाइम घंटे में होता है। तो आप देख लो कितने पावर का बल्ब लगाया आपने, 100 वाट का, 20 वाट का, 40 वाट का। जो वाट होती है वो क्या होती है, पावर होती है। तो वाट क्या होगी, पावर। मैंने बल्ब को कितने घंटे जलाया, टाइम लिखो, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे। 1000 से डिवाइड कर दो तो इतनी यूनिट की खपत आ जाएगी बिजली की। क्या आ जाएगी, इतनी यूनिट की खपत आ जाएगी। एक्सप्रेशन कुछ नहीं है, बस इसको अलग अलग एक्सप्रेशन में लिख दिया है। तो अगर आपको एग्जाम में दे रखा है पावर और टाइम तो इस फॉर्मूले का यूज करो। अगर वोल्टेज दे रखा है जी 220 वोल्टेज है और क्या है, करंट है और टाइम है, तो इस फॉर्मूले को यूज करो। अगर अपने को करंट दे रखा है, रेसिस्टेंस, टाइम है, तो इस फॉर्मूले को यूज करो। अगर अपने को वोल्टेज दे रखा है, रेसिस्टेंस और टाइम, तो इस फॉर्मूले को यूज करो। मोस्टली कब यूज करते हैं, देखो मैं आपको बता देता हूँ। इस फॉर्मूले को यूज करते हैं हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में। किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में, जब बहुत सारे बल्ब को सीरीज में लगाते हैं। और इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। किसमें, जब अपने पास पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है सिस्टम का, वहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। पावर की यूनिट होती है वाट, वोल्टेज तो वोल्ट में नापते हैं, करंट को एम्पियर में, टाइम को हम लोग घंटे में लेंगे। फिर बता रहा हूँ आपको, दोबारा सेकंड में नहीं लेना है। क्यों, किलो वाट आवर बनाना, और किलो वाट आवर कोई एक यूनिट बोलते हैं, और हीट एनर्जी की यूनिट क्या होगी, किलो वाट आवर ही। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या करें। 2 बल्ब हैं, मैंने ये क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा है, लेकिन आपको थ्योरी में लिखा मिलेगा कि 2 बल्ब में, 2 बल्ब को हमने 5 घंटे डेली जलाया, तो हमने 2 बल्ब को 5 घंटे डेली जलाया। ठीक है, तो 1 महीने का बिल बता दो। अगर एक बल्ब 100 वाट का, 150 वाट का, 200 वाट का कुछ भी है, तो 1 घंटे का क्या बताना है, बिल बताना है। अगर 1 यूनिट 5 रुपये की आती है, फिर 6 यूनिट की आती है, 6 रुपये की आती है। ठीक है, तो देखिए वही 2 बल्ब है, 100 वाट का हर एक बल्ब है। क्वेश्चन समझेंगे मैं क्या कह रहा हूँ। 2 बल्ब है, 100 वाट का हर एक बल्ब है, 2 घंटे में डेली जलाता हूँ, 2 घंटे डेली चलाता हूँ बल्ब को मैं। 1 महीने का बिल चाहिए मेरे को, 1 महीने का बिल चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन है, यूनिट बतानी है। 1 यूनिट 6 रुपये की है, 1 यूनिट कितनी है, 6 रुपये की है। तो 1 महीने का बिल कितना हो जाएगा, तो देखिए
बस यही अपने पास एक्सप्रेशन था, इसी को सॉल्व। क्वेश्चन सबने देख लिया होगा। क्वेश्चन क्या था मेरे पास, देखिए क्वेश्चन था 2 बल्ब है, क्या है 2 बल्ब, और 100 वाट का हर एक बल्ब है, ठीक है। मैं 2 घंटे डेली जलाता हूँ, 2 आवर डेली, ठीक है। तो मेरे को क्या बताना है, यूनिट बताना है, कितने यूनिट की खपत हो जाएगी। अगर 1 यूनिट कितने रुपये की है, 6 रुपये की है, तो बिल बताना है, बिल कितना भरना पड़ेगा 1 महीने में, कितने में, टाइम दे रखे अपने को 1 महीने का दे दिया, कितना टाइम 1 महीने। तो देखिए 100 वाट दिया है, 100 वाट दिया है मतलब मेरे को पावर दिया है, क्या दिया है, पावर दिया है, ठीक है भाई। अब तो आसान हो गया, हीट एनर्जी क्या होती है, पावर इनटू में टाइम, वही बनता, आपको देना पड़ेगा, देखा क्या, वोल्टेज दिया होगा तो वोल्टेज वाला फॉर्मूला लगाते आपने लिखा होगा। तो कितना दिया है 100 वाट, 100 वाट एक बल्ब क्या है, तो 2 बल्ब का कितना हो गया 200 वाट, एक बल्ब का कितना है 100 वाट, तो 2 बल्ब में 2 बल्ब का 200 वाट, ठीक है भाई। टाइम, मैं 2 घंटे डेली जलाता हूँ, 2 घंटे डेली, तो 1 महीने में जनरली होते हैं 30 दिन, तो 30 दिन 1 महीने में होते हैं, और 2 घंटे डेली, ये क्या हो गया मेरे पास टाइम। भाई 2 घंटे डेली जलाऊंगा तो 1 महीने में 30 दिन, 30 दूनी 60 दिन नहीं हो गया, ठीक है भाई। और किससे डिवाइड कर दूंगा, 1000 से इसको डिवाइड कर दूंगा। जब 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो इसको सॉल्व करिए, क्या आएगा, देखिए 2 जीरो और 1 जीरो, 3 जीरो कैंसिल आउट, तो कितनी यूनिट आ गई, 3 दूनी 6 दूनी 12 यूनिट आ गई होगी। तो 1 महीने में 12 यूनिट की खपत होगी रुपए, 1 यूनिट 6 रुपये का है, तो 12 इंटू में 6 72 रुपये का क्या आ जाएगा, बिल आ जाएगा। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं है, आसान क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करते हैं, आपको देखना पड़ेगा दिया क्या है, जो दिया हुआ है उसको उसके हिसाब से फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और जो दिया हुआ है उसके हिसाब से अगर फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, उस फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर पावर दिया है तो मैंने देखो पावर वाला फॉर्मूला यूज कर लिया यहाँ पर, वोल्टेज दिया होता तो VIT वाला करते, करंट दिया तो I² RT इंटू में ओवर में 1000 वाला यूज करते, ठीक है। क्वेश्चन आसान है, सॉल्व हो जाना चाहिए। तो अब आपने घरों में हिसाब लगा सकते हो, इलेक्ट्रिक बिजली के ऊपर केस कर सकते हो, ठीक है। आप अपने घर में जाइए, घर में जा कर के देखिए कितने बल्ब मैंने लगा रखे हैं, कितने फ्रिज लगा रखे हैं तुमने, कितने AC लगा रखे हैं, कितने कूलर, कितनी LED, सबका वाट देखिए, कितने घंटे चलाते हो देखिए। पूरे महीने का अगर यूनिट के साथ में मैच करिए, मैच करता है तो ठीक है, मैच नहीं करता है तो मतलब मीटर में घपला है। इलेक्ट्रिसिटी पर क्या कर दीजिए, बिल कर केस कर दीजिए जाके, जी हमारा बिल ज़्यादा बना रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे हम पावर कंज्यूम्ड की बात करेंगे। उसके पहले रेटेड वैल्यू होती है। रेटेड वैल्यू क्या होती है, जो लिखी होती है, हम बल्ब बाजार से लेके आते हैं तो बल्ब के ऊपर आपने लिखा होगा 220 वोल्टेज, या फिर क्या लिखा होगा बल्ब के ऊपर 100 वाट, इस टाइप से, उसको हम रेटेड वैल्यू लिखा, जो रेट लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं, रेटेड वैल्यू बोलते हैं। अब क्वेश्चन जनरली ये बनता है, जो अपने घरों में अरेंजमेंट होता है, जो अपने हाउसेज में अरेंजमेंट होता है, वो हाउसेज में अरेंजमेंट होता है पैरेलल वाला। कैसा होता है, पैरेलल। क्वेश्चन पेपर में आता है, याद रखें। घरों में कैसा सर्किट लगाते हैं हम लोग, पैरेलल लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि देखिए अगर सीरीज सर्किट लगाते तो सीरीज में तो ऐसे करके लगता है, ठीक है। मान लो यहाँ पर मैंने टीवी लगा दी, यहाँ पर AC लगा दी, यहाँ पर फ्रिज, ऐसे करके लगाते हैं। ये रेसिस्टेंस जो मैं शो कर रहा हूँ ये अप्लायंसेज हैं, घरों में लगाते हैं। और पैरेलल में कैसे लगाते हैं, ऐसे करके। पैरेलल में कैसे लगाते हैं, ऐसे करके लगाएंगे, ठीक है। ये टीवी हो गया, ये AC हो गया, और ये क्या हो गया, फ्रिज हो गया मेरे पास, ठीक है। अब देखिए मैं अगर सीरीज में लगाता और बाई चांस से क्या होता है, मेरा AC फूक जाता है, तो यहाँ से तो आगे करंट जाना बंद हो जाएगा, मतलब फ्रिज भी बंद हो जाएगा, बल्कि आगे जो कुछ भी लगा रखा है सब कुछ बंद। लेकिन पैरेलल में देखो बाई चांस मेरा टीवी AC फूक जाता है, यहाँ से करंट जा रहा होगा, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर तो सप्लाई चालू रहेगी, फ्रिज और टीवी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लगातार चलते रहेंगे, बंद नहीं होगा। तो इसीलिए घरों में क्या होता है, बाई चांस एक अप्लायंसेस फूक भी जाए तो अदर अप्लायंसेस रेगुलर चलते रहते हैं, रेगुलर पावर सप्लाई होती रहती है। तो घरों में क्या लगाते हैं, पैरेलल लगाते हैं। और सीरीज में अगर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक चीज़ अगर फूक जाएगी तो आगे करंट सप्लाई बंद हो जाएगी, तो अगले जितने भी अप्लायंसेज अपने वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। तो घरों में कौन सा लगाते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब क्वेश्चन ये आता है कि 2 बल्ब को हम कंबाइन करते हैं सीरीज और पैरेलल में, तो कौन कौन सा ज़्यादा पावर देगा और कौन सा कम पावर देगा। देखिए कौन सा ज़्यादा लाइट देगा, कौन सा कम लाइट देगा। पहले मैं बात कर देता हूँ सीरीज की। किसकी, सीरीज। ये क्वेश्चन है, याद रखिए, कंसेप्ट नहीं है, क्वेश्चन बता रहा हूँ और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। मेरे पास कोई भी बल्ब है और कंसेप्ट यहीं से जनरेट करेंगे,
ये 2 बल्ब है, ये 100 वाट का बल्ब है और ये कितना है 200 वाट का बल्ब है। इनको मैंने लगा दिया AC के साथ में ऐसे, A बल्ब B बल्ब। कौन सा बल्ब ज़्यादा लाइट देगा? सेकंड मैं पैरेलल में लगा देता हूँ। किस में लगा देता हूँ? पैरेलल में लगा देता हूँ। तो पैरेलल में मैंने एक बल्ब को तो ये लगा दिया, ठीक है, एक बल्ब को ये लगा दिया, ठीक है, और इसको मैंने AC के साथ में DC के साथ में कनेक्ट कर दिया। ये कितना था 100 वाट का, ये कितना था 200 वाट का, ठीक है। इसको A मान लेता हूँ, इसको भी। तो इसमें कौन सा बल्ब ज़्यादा लाइट देगा? ठीक है, सीरीज में एक 100 वाट का लगा दिया, कौन सा लगा दिया मैंने 200 वाट का, पैरेलल में एक 100 वाट का लगा दिया 200 वाट। तो पहले तो देखिए सीरीज में नेट पावर क्या होगी, नेट पावर। तो पावर का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, डिराइव नहीं करूँगा, डायरेक्ट यूज करना है। तो यहाँ पर पावर निकालेंगे, पावर सीरीज में तो ऐसे निकालेंगे 1/P1 + 1/P2, ऐसे करके। यहाँ पर पावर निकालनी पैरेलल में, तो पावर कैसे निकालेंगे हम लोग? पावर P1 + P2। ये कॉम्बिनेशन है, ये क्या है? बल्ब में कॉम्बिनेशन है। अब पावर कंज्यूम कितनी होगी, ब्राइटनेस कितनी होगी? पावर कंज्यूम्ड या फिर ब्राइटनेस, पावर कंज्यूम या फिर जो बल्ब ब्राइटनेस देगा, जो उजाला देगा, वो उजाला किस रिलेशन के ऊपर डिपेंड करेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू में वोल्टेज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू में रेजिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल पावर रेटेड। क्या है? पावर रेटेड, ये रिलेशन है। अब आप कहोगे जी इसका मतलब क्या है? मतलब अभी बताऊंगा आपको क्या है, ठीक है, मतलब अभी बताऊंगा। पहले नीचे वाले का और लिख लेते हैं, नीचे वाले का क्या होगा, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू में I/R क्या होता है? ये पावर ब्राइटनेस की बात करूंगा, कौन ज़्यादा लाइट देगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू में I होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा? रेसिस्टेंस के होगा। ये दिख रहा है सबको नीचे वाला? ठीक है, एक सेकंड, दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा हो तो बता देना आप लोग। तो ब्राइटनेस है मेरे पास, क्या है? ब्राइटनेस। एक सेकंड होल्ड करेंगे, मैं देख लेता हूँ आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है। हाँ, अब दिख रहा होगा सभी को। चलिए, अब दिख रहा है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, अगर मैं सीरीज में लगाता हूँ तो जिसका वोल्टेज ज़्यादा होगा वो ज़्यादा ब्राइटनेस देगा, जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा वो ज़्यादा ब्राइटनेस देगा। मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि जिसके पास पावर रेटेड कम है, पावर रेटेड का मतलब मैंने क्या बताया आपको? जो वैल्यू उसके ऊपर लिखी हुई है, जो रेट उसके ऊपर लिखा हुआ कंजम्पशन, तो पावर रेटेड जो इसके ऊपर प्रिंटेड होता है इसका कम है। पावर रेटेड क्या है? इसका कम है। तो पावर रेटेड इसका कम है, तो ये वाला ज़्यादा ब्राइटनेस देगा। क्या रहेगा? ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू किसको होता है? पावर रेटेड के, पावर रेटेड के। तो इसका मतलब हम सीरीज में लगाएंगे तो ज़्यादा ब्राइटनेस कौन देगा? A इज मोर ब्राइट देन B, A इज मोर ब्राइट देन B। तो हम क्या करते हैं? लेसर वाट बल्ब, मतलब जो बल्ब लेस वाट का होता है, कम वाट का होता है, वो ज़्यादा ब्राइटनेस देता है सीरीज के अंदर। तो इसमें तो उल्टा हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा वाट का कौन सा है? B। तो B ज़्यादा लाइट देगा A से। हम लोग घरों में नहीं देखते अपने में, घरों में तो पैरेलल होता है, जितने ज़्यादा वाट का बल्ब लगाएंगे उतनी ज़्यादा अपने को लाइट देता है पैरेलल में। तो पैरेलल में जितने ज़्यादा वाट का लगाएंगे उतना ज़्यादा लाइट देगा, सीरीज में जितने कम वाट का लगाएंगे उतना कम देगा। जैसे लड़ी नहीं होती शादियों में, जो सजाने के लिए हम लोग लड़ी लगाते हैं, चसबुस टाइप की होती है, जलती रहती है, उसमें बहुत ही कम होती है, जितना कम वाट का लगाएंगे उतना ज़्यादा। तो सीरीज में जितने कम वाट का बल्ब होगा लाइट उतनी ज़्यादा देगा, पैरेलल में जितने ज़्यादा वाट का होगा उतनी ज़्यादा लाइट देगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको 2 3 4 बल्ब दे देगा ऐसे करके, 100 वाट, 400 वाट, 500 वाट ऐसे दे देगा जी। A इज इक्वल टू में 100 वाट और B इज इक्वल टू में 200 वाट और C इज इक्वल टू में 400 वाट और D इज इक्वल टू में 50 वाट। क्वेश्चन पूछेगा इन सीरीज कॉम्बिनेशन विच विल गिव द मोर ब्राइटनेस। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो कम होता है वो ज़्यादा देता है, तो कम ये, तो सीरीज में 50 वाट वाला ज़्यादा लाइट देगा। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विच विल गिव द मोर लाइट। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिसका ज़्यादा होता है, ज़्यादा तो इसका 400 वाले का है, तो C ज़्यादा देगा भाई। तो C वाला ज़्यादा देगा पैरेलल में और D वाला ज़्यादा देगा किसमें? सीरीज में। क्वेश्चन क्लियर है आपको? ऐसा ही क्वेश्चन बनता है।
अगला कंसेप्ट देखते हैं, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट की बात करते हैं। करंट के केमिकल इफेक्ट क्या होते हैं? चलिए, मैं आपको सेल की बात करूंगा। यहाँ से किसकी बात करूंगा? सेल की बात करूंगा। अब सेल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग क्या होता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, सेल से पढ़ लेंगे सारे। देखिए ये सेल होता है मेरे पास, ठीक है, पढ़ा होगा सबने केमिस्ट्री में, आज फिजिक्स में पढ़ लो इसको। सेल, इसके अंदर क्या होती है? ये इलेक्ट्रोलाइट होती है। क्या होती है? ये इलेक्ट्रोलाइट होती है। 2 इलेक्ट्रोड होते हैं इसके अंदर, एक इलेक्ट्रोड ये हो गया और एक इलेक्ट्रोड ये हो गया। दिखाई दे रहे हैं सबको? ये 2 क्या होते हैं इसके अंदर? इलेक्ट्रोड हो रहे हैं, सबको दिखाई दे रहे? ये इलेक्ट्रोलाइट। इनके नाम लिख दूं सबके? इसको बोलता हूं मैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलता हूं इसको मैं? इलेक्ट्रोलाइट। ये जो डिवाइस है जिसके अंदर ये रिएक्शन होती है, इसको हम लोग वोल्ट मीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वोल्ट मीटर, ठीक है। और ये जो मैंने यहाँ पर ये खड़े हुए हैं, इनको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। इन इलेक्ट्रोड में भी एक को बोलते हैं एनोड और एक को क्या बोलेंगे? कैथोड बोलेंगे। एक को क्या बोलेंगे? एनोड और एक को क्या बोलेंगे? कैथोड। एनोड उसको बोलेंगे जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता रहता है। जैसे कॉपर और जिंक की बात करता हूँ मैं, किसकी बात करता हूँ? कॉपर की। तो इसको ले लेता हूँ मैं कॉपर का, इसको ले लेता हूँ मैं जिंक का। तो इसके ऊपर हमेशा रहेगा प्लस चार्ज, इसके ऊपर रहेगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो जिसके ऊपर प्लस चार्ज रहता है उसको बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं? एनोड। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है उसको क्या बोलते हैं? कैथोड। तो एनोड के ऊपर जो होगा हमेशा उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। और कैथोड के ऊपर क्या होता? रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। क्या करता है? तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट सेल में बात करेंगे तो यहाँ पर उल्टा होता है, एनोड पॉजिटिव होगा और कैथोड नेगेटिव। एनोड क्या होगा? पॉजिटिव, कैथोड क्या होगा? नेगेटिव। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एनोड। और इसको क्या बोलेंगे? कैथोड। क्या बोलेंगे? कैथोड बोलेंगे। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन तो पॉजिटिव सिंबल। जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पॉजिटिव बचेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। कैथोड पर रिडक्शन होता है, हमेशा क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। दिख रहा है सभी को? ठीक है। अगर नहीं दिख रहा होगा तो एक सेकंड, हाँ अब दिख रहा है सभी को। चलिए, तो क्या कहा मैंने? ये क्या मेरे पास? एनोड। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कैथोड के ऊपर ही होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है? ये अपने पास लिक्विड होता है जिसके अंदर क्या होती है? रिएक्शन होती है, रिएक्शन कराती है। और रिएक्शन कैसे कराएगी? जो चार्ज का ट्रांसमिशन कराएगी। चार्ज का ट्रांसमिशन मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा या फिर यहाँ से जाएगा, उस इलेक्ट्रॉन को ले जाने का काम इलेक्ट्रोलाइट करता है। अब इलेक्ट्रोलाइट जब टूटता है, स्प्लिट होता है पॉजिटिव और नेगेटिव में, इस फिनोमेना को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोलिसिस फिनोमेना बोलते हैं। अब यहाँ पर पॉजिटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर जा रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाके जम जाएगा। ऐसे यहाँ पर जाके जम जाएगा तो एक प्लेट बनेगी, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। टर्म्स याद रखेंगे, जो टर्म्स मैं बता रहा हूँ। क्या है? जो टर्म्स मैं बता रहा हूँ, टर्म्स याद रखेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा तो यहाँ पर प्लेट बनेगी, इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या हो गई ये? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यहाँ पर क्या बन जाता है? बबल्स बन जाते हैं ऐसे करके। क्या बन जाते हैं? बबल्स। जैसे हाइड्रोजन हो गया या फिर और कुछ भी लेते हैं, तो वो हाइड्रोजन क्या होता है? गैसियस फॉर्म में आ जाता है। क्या फॉर्म में? गैसियस फॉर्म में। जो ये बबल्स बनने की फॉर्मेशन है, क्या है ये? बबल बनने की फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है। तो कौन कौन से टर्म यूज किए मैंने? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट किसका काम करता है? मीडियम का काम करता है चार्ज को एक स्थान से एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक ले जाने का। दूसरा क्वेश्चन, जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, उसको एनोड बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। जिसके ऊपर रिडक्शन होता है, नेगेटिव चार्ज आएगा, उसको क्या बोलेंगे? कैथोड बोलेंगे। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, यहाँ पर से जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के पास कुछ मास तो होता है, वो मास जाके इसके ऊपर जमना शुरू हो जाएगा, तो एक प्लेट बनेगी, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और जिस बर्तन के अंदर, जिस डिवाइस के अंदर ये सारी प्रोसेस हो रही होती है, इस बर्तन को हम लोग बोलेंगे वोल्ट मीटर। क्या बोलेंगे? वोल्ट मीटर। जब इसके अंदर हम करंट पास कराएंगे, क्या कराएंगे?
करंट पास कराएंगे इसको किसी बैटरी के साथ में, हम लोग यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। जब करंट पास कराएंगे तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है पॉजिटिव और नेगेटिव में जाके टूटेगी। जब ये पॉजिटिव नेगेटिव में जाके टूटेगी तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस बोलेंगे। इलेक्ट्रोड हो गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। कोई दिक्कत किसी को? अब सेल को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सेल को दो कैटेगरी में डिवाइड कैसे करेंगे? सेल दो कैटेगरी में होती है, एक तो होती है प्राइमरी सेल। कौन सी होती है? प्राइमरी सेल होती है। एक होती है सेकेंडरी सेल। जो प्राइमरी सेल होती है और सेकेंडरी सेल होती है, इसमें अंतर क्या होता है? अंतर देखेंगे तो जो प्राइमरी सेल होती है यूज एंड थ्रो होती है। क्या होती है? यूज एंड थ्रो होती है, यूज एंड थ्रो। और ये क्या होती है? इसको हम लोग चार्ज कर सकते हैं, ये चार्जेबल होती है। क्या होती है? ये चार्जेबल होती है। इसका मतलब यूज एंड प्राइमरी सेल में क्या होता है? जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन, ये रिएक्शन ही तो हो रही होगी इसके अंदर, ये रिएक्शन क्या होती है? इरिवर्सिबल होती है। कैसी होती है? इरिवर्सिबल। और ये जो रिएक्शन होती है ये कैसी होती है? रिवर्सिबल होती है। तो इसके अंदर इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है, रिएक्शन कैसी होती है? रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो जो प्राइमरी सेल होती है वो कैसी होती है? यूज एंड थ्रो। और सेकेंडरी सेल की होती हैं चार्जेबल होती हैं, बार बार चार्ज करते हैं। तो प्राइमरी सेल के कुछ एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो प्राइमरी सेल कौन सी होती है? वोल्टाइक सेल, डेलियर सेल, लेक्लांसे सेल, ड्राई सेल। वोल्टाइक सेल प्राइमरी सेल के एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको मैं। किसके? प्राइमरी सेल के एग्जाम्पल। वोल्टाइक सेल, डेनियल सेल, ड्राई सेल। कौन सी? ड्राई सेल। दिख रहा है ना सभी को नीचे? कौन सी होती है? ड्राई सेल होती है। लेक्लांसे सेल, कौन सी? लेक्लांसे सेल, ये प्राइमरी सेल। सेकेंडरी सेल का एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक ही एग्जांपल लिख लेंगे आप लोग। लेड एक्यूमुलेटर सेल। कौन सी होती है? लेड एक्यूमुलेटर सेल। तो देखिए यहाँ से कितने क्वेश्चन बन गए थ्योरी के। आपको बोर्ड भरा दिख रहा है, तो बोर्ड पर देखिए कितने क्वेश्चन यहाँ से थ्योरी के बनेंगे और न्यूमेरिकल बनेंगे। न्यूमेरिकल तो फैराडे साहब बनाएंगे, फैराडे लॉ में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले यहाँ से देखिए कितने क्वेश्चन बनेंगे। पहला तो इसके बारे में देख लो, 8-10 क्वेश्चन तो यहीं से बन जाते हैं। ये इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट ये होता है जो चार्ज को अपने अंदर मूव। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोलाइट के टूटने की। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है? यहाँ से जो मास जाएगा इसके ऊपर जमता जाएगा, एक प्लेट बनती जाएगी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, ठीक है। वोल्ट मीटर ये बर्तन होता है, डिवाइस, इसके अंदर रिएक्शन हो रही होती है। इलेक्ट्रोड ये दोनों होते हैं, एनोड और कैथोड, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, रिडक्शन में एक्सेप्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब प्राइमरी सेल होती है, प्राइमरी सेल यूज एंड थ्रो होती है, ठीक है। एक ही बार चार्ज होती है, जैसे हम घड़ी वगैरह में डालते सेल डालते हैं, खराब होगी फेंक दी, दूसरी सेल डाली, ये कौन सी हो गई? प्राइमरी सेल हो गई। सेकेंडरी सेल को बार बार चूज करते हैं, चार्ज कर सकते हैं। जैसे घरों में हम लोग बैटरी यूज करते हैं, सबके घरों में इन्वर्टर होंगे या फिर बैटरी तो देखी होंगी, बैटरी को चार्ज किया, दोबारा डिस्चार्ज कर दिया, चार्ज कर दिया। जो चार्ज है, मोबाइल है, मोबाइल के अंदर जो बैटरी होती है वो कौन सी होती है? लेड एक्यूमुलेटर बैटरी, मतलब सेकेंडरी बैटरी होती है। वो पूछेगा घड़ी के अंदर कौन सी बैटरी होती है? घड़ी के अंदर होती है प्राइमरी। और जो मोबाइल होते हैं, मोबाइल फ़ोन के अंदर कौन सी होती है? सेकेंडरी। घरों में जो इन्वर्टर लगे हैं कौन सी बैटरी होती है? सेकेंडरी बैटरी होती है। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है इसके अंदर। इसके अंदर कौन सी होगी? इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। प्राइमरी के अंदर इरिवर्सिबल, इसके अंदर रिवर्सिबल रिएक्शन। प्राइमरी के एग्जाम्पल क्या है? लेक्लांसे सेल, वोल्टाइक सेल, डेनियल सेल, ड्राई सेल। क्या क्या एग्जाम्पल है? लेक्लांसे सेल, वोल्टाइक सेल, डेनियल सेल, ड्राई सेल। कोई डाउट किसी को? तो देखिए कितने क्वेश्चन यहाँ से बन गए। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे लॉ के इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे साहब इलेक्ट्रोलिसिस कंसेप्ट बताते हैं, इस इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं, ठीक है। इसी के अंदर पढ़ेंगे, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, समझ में आ गया होगा सबके। थोड़ा सा फास्ट मैंने इसलिए बताया क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछता है, कई नहीं बनता है, लेकिन बताना जरूरी है, आपको पूछ भी सकता है क्वेश्चन। क्या है? पूछ भी सकता है। फैराडे लॉ के दो कंसेप्ट है अपने पास। फैराडेज लॉ, फैराडे लॉ क्या होते हैं अपने पास? फर्स्ट लॉ। फैराडे साहब का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? देखिए, मैंने आपको कहा भी कि मास जो होगा इस प्रोसेस के अंदर, एनोड के ऊपर से जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इसके ऊपर जाएंगे, तो इसके ऊपर थोड़ा सा मास जाके जमना शुरू हो जाएगा। मैंने आपको इसको क्या प्रोवाइड करा रखा है? चार्ज प्रोवाइड करा रखा है। क्या प्रोवाइड करा रखा है? इसको चार्ज प्रोवाइड करा रखा है। तो मास क्या होगा? इसके ऊपर आके जमना शुरू। कितना मास जम जाएगा ये फैराडे
कितना मास जम जाएगा कौन बताता है अपने को? फैराडे साहब बताते हैं। तो फैराडे लॉ क्या कहता है अपने को? मास डिपॉजिटेड ऑन कैथोड, कैथोड के ऊपर जो मास डिपॉजिट होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। किसके प्रोपोर्शनल होगा? चार्ज। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? मास डिपॉजिटेड ऑन कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। तो मास, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं, जेड ले लेते हैं कांस्टेंट, इज इक्वल टू में क्यू। क्या होता है? क्यू। और हमने पढ़ा है करंट इज इक्वल टू में क्या होता है? डी क्यू बाई डी टी। तो यहाँ से डी क्यू चार्ज क्या हो गया? करंट इंटू में डी टी क्या हो गया? क्या हो गया? करंट। इस चार्ज की वैल्यू को उठा के यहाँ पर रख दो। तो मास कितना डिपॉजिट होगा? जेड इंटू में सर्किट कितना जा रहा है और कितने टाइम तक इसको हमने लगा के रखा है, कितने टाइम तक इसको हमने लगा के रखा है। तो जेड क्या हो गया अपने पास? ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है व्हाट इज द यूनिट फॉर जेड। जेड को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये जो जेड है मेरे पास इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इसकी यूनिट क्या होती है? ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? देखो मास तो किलोग्राम में होता है, ये कूलाम में होता है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम पर कूलाम। क्या यूनिट हो गई? केजी पर कूलाम हो गई अपने पास। ठीक है, तो पहला लॉ समझ में आ गया अपने को। चलो क्लियर है पहला लॉ। सेकंड लॉ देखते हैं। सेकंड लॉ क्या कहता है अपने को? ये जो मास डिपॉजिट होगा ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू होगा इक्विवेलेंट मास के। किसके होगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल इक्विवेलेंट मास के होगा। ठीक है, इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं हम लोग? इक्विवेलेंट मास होता है एटॉमिक मास कितना, इलेक्ट्रोलाइट है मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कॉपर है, जिंक है, कुछ भी अपने पास, इनका इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं? तो इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू में एटॉमिक मास कितना है, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 11th +1 +2 में। तो इसकी वैलेंसी कितनी है? हम लोग क्या करें, एटम है उस एटम के मास को वैलेंसी से डिवाइड कर दें। क्या कर दें? एटम के मास को वैलेंसी से डिवाइड कर दो, इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो मास डिपॉजिट होगा वो इक्विवेलेंट मास के भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। कितना इक्विवेलेंट मास है सिस्टम का इसका, जो हमने इसके अंदर क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रखी है। मोस्टली जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करते हैं इसके अंदर, वो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। क्या यूज करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, ये कराता है। तो हमने कॉपर ले रखा है, कॉपर के अंदर एनोड के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, तो कितना मास यहाँ पर जा रहा होगा, इसका ऑक्सीडाइज होकर यहाँ पर जमा होगा, ये डिपेंड करेगा इसके इक्विवेलेंट मास के। इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? जिंक है, जैसे ये कॉपर है, कॉपर का एटॉमिक मास यहाँ पर लिखो, कॉपर की वैलेंसी यहाँ पर लिखो। तो कॉपर का एटॉमिक मास 56 कुछ होता है, देख लेना आपको, और वैलेंसी कितनी होगी इसकी? 2 हो गई। तो 56 को 2 से डिवाइड कर दो, 28 हो गया। ठीक है, देख लेना एक बार कितना होता है, मैंने ऐसे रैंडमली बता दिया इसको। तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो आपको देगा कि जैसे कॉपर का 10 मिनट में इतना मास डिपॉजिट हो रहा है, तो जिंक का कितना होगा या फिर आयरन का कितना होगा, ऐसे क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ध्यान से देखें, क्वेश्चन कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, कॉपर है, कॉपर का 10 ग्राम मास 10 मिनट में डिपॉजिट हो रहा है, तो उस 10 मिनट में आयरन का कितना मास डिपॉजिट होगा। तो इसको हम लोग रिलेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट का मास सेकंड का मास ऐसे करके, तो m1/m2 इज इक्वल टू में इक्विवेलेंट मास ऑफ फर्स्ट इक्विवेलेंट मास ऑफ 2, ऐसे करके इक्वेशन। तो यहाँ पर मान लेते हैं कॉपर का दे रखा था तो कॉपर का इक्विवेलेंट मास, यहाँ पर आयरन का दे रखा था तो आयरन का इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इक्विवेलेंट मास पता ही होता है, इतना मास आयरन का डिपॉजिट हो जाएगा, इतना मास क्या हो जाएगा, आयरन का डिपॉजिट हो जाएगा। अब आयरन को हम किसकी फॉर्म में, फैराडे कांस्टेंट की फॉर्म में लिखेंगे। ये जो अपने पास इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट आया है, इसको इक्विवेलेंट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए। तो ये जो इक्विवेलेंट मास होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अपने पास इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के। क्या होता है, ये जो अपने पास है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रो इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट। तो ये अपने पास आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा F इंटू में Z। ये जो F आया इट इज़ द फैराडे कांस्टेंट। क्या ये फैराडे कांस्टेंट है। और फैराडे कांस्टेंट होता क्या है, फैराडे कांस्टेंट किसको बोलते हैं, तो फैराडे कांस्टेंट बोलेंगे हम लोग चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। फैराडे कांस्टेंट क्या होता है अपने पास, फैराडे कांस्टेंट चार्ज ऑफ 1 मोल
इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को फैराडे कांस्टेंट बोलेंगे। 1 मोल कितना होता है अपने पास 6.023 इंटू में 10⁻23 और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू में 10⁻19 माइनस के 19। इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग 96,500 कूलाम के बराबर आएगा। इट इज़ द वैल्यू फॉर फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है फिजिकल टू में 96,500 कूलाम होता है। तो फैराडे कांस्टेंट समझ में आ गया क्या होता है। हम लोग डरते थे काफ़ी जी फैराडे कांस्टेंट क्या होता है, कैसे सॉल्व करेंगे जी, इसको रियलिटी में समझ में नहीं आता क्या होता है। ठीक है, कई बच्चों के मेरे पास कमेंट आते हैं, पूछते हैं बोला जी ये होता क्या है फैराडे कांस्टेंट, आज तक यही समझ में नहीं आया हमारे। तो फैराडे कांस्टेंट कुछ नहीं होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन होंगे उनका क्या होता है चार्ज होता है, और 1 मोल की वैल्यू ये होती है और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये, तो 1 मोल का चार्ज ये 96,500 कूलाम के बराबर होता है। और ये यहाँ से और फैराडे को हाँ ये देखिए एक क्वेश्चन यही बनता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द इक्विवेलेंट मास एंड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू में इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट फैराडे कांस्टेंट होता है, तो Fz के बराबर आ गया। तो पहले लॉ ने तो ये बताया था मास डिपॉजिट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू में चार्ज के होगा। जितना ज़्यादा चार्ज देंगे इस सेल को, जितना ज़्यादा करंट सप्लाई करेंगे, M इजिकल टू में भी पढ़ा था ना हमने कि M इजिकल टू में क्या था अपने पास ZIT, तो I मतलब करंट, इसको जितना ज़्यादा करंट सप्लाई करेंगे और जितने ज़्यादा टाइम तक करेंगे उतना ज़्यादा मास डिपॉजिट होगा, इसके ऊपर जमता जाएगा। ठीक है, दूसरे लोगों ने बताया मास इक्विवेलेंट मास के भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिस कंटेंट का जिस सिस्टम का इक्विवेलेंट मास जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्या होगा मास डिपॉजिट होता जाएगा इसके ऊपर। कोई डाउट आपको इसमें? कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो ये था अपने पास टॉपिक किसका, केमिकल सेल का और फैराडे लॉ का। ठीक है, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के बारे में डिस्कस किया। तो ये जितने भी पढ़े हैं हीटिंग इफेक्ट टॉपिक करंट के कारण, किसके कारण होना है, ये जितना भी हमने पढ़ा है किसके कारण हो रहा है, ये हीटिंग इफेक्ट किसका, ये करंट का है, करंट के कारण हो रहा है। ठीक है, जितने भी, तो करंट के हमने पावर के बारे में पढ़ा, यूनिट आप लोग हिसाब लगा सकते हो अपने घर में जा करके, लगा सकते हो ना कितने यूनिट हमने बिजली की खपत की और कितनी करनी चाहिए। तो बिजली का वेस्टेज नहीं करना है, अपने घर जाके फ्रिज देख लो कितने, AC देख लो कितने, बल्ब देख लो कितने, और सबका पावर देख लो, टाइम देख लो कितने तक चलाते हो आप लोग, यूनिट निकाल लो, और यूनिट निकाल के हम लोग देख लेंगे हमारी कहाँ पर अपने को एडजस्ट करने की ज़रूरत है, कहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो हिसाब लगाना भी आपको मैंने सिखाया। करंट का इफेक्ट, ज़्यादा करंट लगाने से क्या होगा भाई, कम करंट जाने से क्या होगा, ये भी मैंने आपको बताया। ठीक है, आगे ये अपने पास करंट वाला चैप्टर क्लोज। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म, करंट वाला यहाँ पर क्लोज। अब करंट के जो इफेक्ट होते हैं, इफेक्ट पढ़ेंगे, और वो इफेक्ट होता है करंट का मैग्नेटिज्म। तो चल दो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैग्नेटिज्म के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।